हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. सिंह। आज हम लोग 28 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेई मेन का पेपर हुआ था ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलो इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में जो दिया हुआ, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज एजर्सन ए एंड द अदर इज लेबल एज रीजन आर। एजर्सन ए में क्या दिया हुआ, इन सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेंट्रल फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जो सेंट्रल फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है, देयरफॉर इट इज ट्रू। रीजन आर में लिखा हुआ, एवरी फोर्स इनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है सिर्फ उसी के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही लिखा है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, देयरफॉर आंसर इज ए 1। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following circuits has the same output as that of the given circuit? अब देखो जैसे यहाँ पे A है, ये B बार हो गया, इसमें यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा A इंटू बी बार, यहाँ पे A है ये B हो गया, ये A इंटू बी हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो जो इसका आउटपुट होगा ये कितना होगा, this one. Therefore, answer is third one. In the next question, find the equivalent resistance between two ends of the following circuit. अब देखो जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, इसको हमने बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया। अब यहाँ देखो ए और डी ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये ए है और ये डी है। ऐसे बी और सी सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो ए से सी में एक रजिस्टर लगा है ये वाला, सी से डी में एक रजिस्टर लगा हुआ और डी से बी में एक रजिस्टर लगा हुआ। अब ये तीनों ही पैरेलल में हो गए, तो जो इसका इक्विवेलेंट आएगा R/3/3 यानी कि R/9। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटॉन ऑफ मास mp has same energy as that of a photon of wavelength lambda. If the proton is moving at non-relativistic speed, then the ratio of its de Broglie wavelength to the wavelength of photon is. अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसका जो वेवलेंथ होगा, इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं h/√2m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई। अगर हम फोटॉन की बात करें तो फोटॉन के जो लैम्डा अपन जानते हैं वो hc अपान जो एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब अगर इनका रेशियो निकालना है, दिस इज इक्वल टू h/√2 mpe इंटू hc अपान e इज इक्वल टू 1/c √e अपान 2 mp. Therefore, answer is fourth one. In the next question, a thin prism P1 with angle 4 degree made of glass having refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made of glass having refractive index 1.72 to get dispersion without deviation. The angle of prism P2 in degrees is. अब देखो इसमें डिस्पर्सन ना हो, डिविएशन ना हो, उसकी क्या कंडीशन है कि पहले का डिविएशन दूसरे का डिविएशन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो इसमें n1 - 1 इंटू a1 इज इक्वल टू n2 - 1 a2। तो पहले वाले केस में ये 1.54 - 1 इंटू a1 4 डिग्री इज इक्वल टू n 1.72 - 1 इंटू a2। तो यहाँ से a2 आ जाएगा 0.54 into 4 degree upon 0.72. This is equal to 3 degree.
Therefore, answer is fourth one. In the next question, a wire of resistance R is bent into an equilateral triangle and an identical wire is bent into a square. The ratio of resistance between two endpoints of an edge of the triangle to that of the square. अब देखो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ऐसे अगर रेजिस्टेंस R है तो इसमें हर एक साइड का रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा, इसका भी R/3 हो जाएगा। अब मान लो इसके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो जो इसका इक्विवेलेंट होगा, देखो ये 2R/3 R/3 के साथ पैरेलल में है, तो 2R/3 इंटू R/3 डिवाइडेड बाई 2R/3 प्लस R/3, ये आ जाएगा 2R/9, तो ये हो गया R1। जो स्क्वायर है इसका अगर हम देखें तो इसके हर एक साइड का रेजिस्टेंस R/4 होगा, इसका R/4 हुआ, ये भी R/4 हुआ। अब इसमें अगर हम इक्विवेलेंट निकालें, ये तीनों 3R/4 जो देखो ये सीरीज में है, ये 3R/4 R/4 के साथ पैरेलल में है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2 वाले फॉर्मूले से इसको अपन ऐसे लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3R/16, इट इज R2। अब इनका रेशियो बताना है, तो R1 अपान R2, तो R1 अपान R2 आ जाएगा 2R/9 डिवाइड बाई 3R/16, तो 32/27। Therefore, answer is second one. In the next question, for a particular ideal gas, which of the following graph represent the variation of mean square velocity of the gas molecules with temperature? अब इसमें देखो जो ये v स्क्वायर का एवरेज है, ये कितना आता है 3RT/m। Therefore, v स्क्वायर एवरेज जो आएगा ये प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा। t मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, तो अगर v स्क्वायर एवरेज और t में हम कर्व ड्रा करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a Carnot engine is working between two temperatures 473 Kelvin and 273 Kelvin. In a new system, two engines, engine E1 works between 473 Kelvin to 373 Kelvin and engine E2 works between 373 to 273 Kelvin. If eta1 to eta1 and eta2 are the efficiencies of the engines, then E1, E2 respectively, then अब इसमें देखो eta1 2 कितना होगा, पहले टेम्परेचर 473 और 273 था, तो 1 माइनस 273 अपान 473, दिस इज इक्वल टू 0.423। अब eta1 जो आएगा 1 माइनस ये किसके बीच है 373 और 473, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 0.211। नेक्स्ट वाला है 1 माइनस T2/T1, तो इसका जो टेम्परेचर है 273 डिवाइडेड बाई 373, दिस इज इक्वल टू 0.268। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि eta1 2 इज लेस देन eta1 प्लस eta2, तो आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a bead of mass m slides without friction on the wall on a vertical circular hoop of radius r as shown in figure. The bead moves under the combined action of gravity and a massless spring attached to the bottom of the hoop. The equilibrium length of the spring is r. If the bead is released from the top of the hoop with negligible zero initial speed, velocity of bead when its length of spring becomes r would be स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो इसमें अगर ये कहा जाए जब ये यहाँ से चल के जब यहाँ पहुँचा, जब ये यहाँ पहुँचा तो मान लो इसकी वेलोसिटी इधर है v, ये r है, ये r है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है। अब इन दो पॉइंट्स पे हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। अगर हम लोएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लें, तो इस वाले पॉइंट पे जो एनर्जी आएगी हाफ mv² प्लस mgr 1 माइनस cos 60 डिग्री,
हाईएस्ट पॉइंट जो एनर्जी स्टोर्ड है 1/2 के एक्स की वैल्यू कितना होगा आर स्क्वायर, जो इसमें इलांगेशन होगा, लेंथ 2r है और नेचुरल लेंथ r है, तो इलांगेशन कितना हुआ r, तो हाफ के आर स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगा √3rg प्लस के आर स्क्वायर बाई एम। देयरफॉर आंसर इज फोर्थ वन। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया हमने इस पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे। In the next question, consider the following statements. Surface tension arises due to extra energy of the molecules at the interior as compared to molecules at the surface of liquid. तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं, लेस एनर्जी की वजह से डेवलप होता है। एट द ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज, नहीं डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज, ये सही है। द ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी ट्रू लिखा है। इन स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, दो स्ट्रीम लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये भी ट्रू लिखा है। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, two capacitors C1 and C2 are connected in parallel to a battery. Charge time graph is shown below for the two capacitors. The energy stored with them are U1 and U2 respectively. Which of the given statement is true? अब देखो इसमें पैरेलल में क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा, तो इसमें जो Q मैक्स है ये एक के हिसाब से C1E होगा और एक के हिसाब से C2E होगा, ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। अब इसमें देखो जो इधर वाला है C2 वाला है, इसका Q मैक्स ज़्यादा है, दैट मीन्स C2E इज ग्रेटर देन C1E, इट मीन्स C2 इज ग्रेटर देन C1। अब एनर्जी में हाफ CV स्क्वायर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो 1/2 CE स्क्वायर इसकी एनर्जी है दूसरे वाले की और ये पहले वाले की है, C2 बड़ा C1 इसलिए ये इससे ग्रेटर होगा, तो U2 इज ग्रेटर देन U1, तो देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। In the next question, given below are two statements. One is labeled as adjacent A and the other is labeled as region R. Adjacent A is sound wave has higher speed in solids than gases. अब देखो जो सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है ये v इज इक्वल टू √y/ρ। गैसेस मीडियम में क्या होता है v इज इक्वल टू √b/ρ। जो बल्क मॉडुलस इसका है गैस वाले का, यानी b/ρ की वैल्यू इसमें कम होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही लिखा है। गैसेस हैव हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस देन सॉलिड्स, ये गलत लिखा है, सॉलिड का ज़्यादा होता है बल्क मॉडुलस और गैसेस का कम होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस, p प्रोटॉन, n न्यूट्रॉन, e इलेक्ट्रॉन, e प्लस पॉजिट्रॉन, न्यू न्यूट्रिनो, न्यू बार, एंटी न्यूट्रिनो। इसमें हम लोग जानते हैं कि जब ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो, तो ये 0 1, ये 1 1, ये -1 0 और ये जो है एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ से देखो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट with sides of length AB whose mass per unit area sigma varies as sigma is equal to sigma naught x upon AB where sigma naught is a constant would be। अब देखो इसमें जो डेंसिटी है वो x एक्सिस के अलॉन्ग वेरी कर रहा, तो जो इसमें YCM है ये तो b/2 ही होगा, इसमें कोई कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। अब x का निकालने के लिए यहाँ पे एक ऐसे एक स्ट्रिप ले लो जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, इसकी विड्थ मान लो dx है। अब अगर हम यहाँ पे XCM निकालेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल XDM अपॉन इंटीग्रल DM। XDM में XDM कितना हुआ सिग्मा इंटू जो इसका एरिया है B dx अपॉन सिग्मा B dx। x की लिमिट 0 से a 0 से a। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे तो सिग्मा बाई a
एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई ए एक्स डी एक्स, ये 0 से a, 0 से a, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 2a/3 आ गए. Therefore answer is fourth one. In next question, consider a long thin conducting wire carrying a uniform current I. A particle having mass m and charge q is released at a distance a from the wire with a speed v naught along the direction of current in the wire. The particle gets attracted to the wire due to the magnetic force. The particle turns around when it is a distance x from the wire. The value of x is. चलो देखते हैं इसमें. मान लो जैसे ये वायर है, इसमें करंट मान लो I जा रहा. अब एक पार्टिकल है जिसका मास मान लो m है, चार्ज प्लस q है. इसको मान लो ऐसे v नॉट वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट करते हैं. अब देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड अब अंदर की तरफ होगा और जिसकी वजह से इस पे फोर्स इसकी तरफ लगेगा. मतलब वेलोसिटी इधर है, फील्ड वेक्टर अंदर है, तो v क्रॉस v से फोर्स इसकी तरफ लगेगा. तो ये इधर से ऐसे मुड़ना शुरू करेगा, इसका पाथ कुछ इधर होगा ऐसे. तो जब इस पॉइंट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी v नॉट इधर होगा. स्पीड कांस्टेंट रहेगी, हमेशा वेलोसिटी v नॉट ही होगा. मान लो किसी जनरल पॉइंट पे जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v, मान लो ये पॉइंट जैसे p मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन q मान लेते हैं और ये डिस्टेंस x नॉट है और कोई इंस्टेंटेनियस पोजीशन है जहाँ पे इसके डिस्टेंस x है. अब अगर हम v वेक्टर को कहें कि जो v वेक्टर होगा दिस इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप. एक तो एक इसका जो मैग्नीट्यूड होगा vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये v नॉट स्क्वायर के बराबर होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, हमेशा मैग्नीट्यूड v नॉट के बराबर ही होगा. अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2vx dvx प्लस vy dvy इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मिला vx dvx प्लस vy dvy इज इक्वल टू 0. अब इस पे अगर हम फोर्स की बात करें तो जो F वेक्टर होगा इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. तो यहाँ से मिला ये I कैप J कैप K कैप Vx Vy 0 0 0 माइनस V. X एक्सिस को ऐसे मान लिया, Y को इधर मान लिया, Z बाहर की तरफ. अब यहाँ से मिला हमें Q, I वाले में मिलेगा माइनस Vy B I कैप, J वाले में आ जाएगा प्लस Vx B J कैप और K वाले में 0. अगर हम इसका एक्सलेशन देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा माइनस Q Vy इंटू बी अपान एम Vy. अब यहाँ अगर इसकी हम वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू आया म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई एक्स. इसको हमने लिखा माइनस Vx माइनस Vx dVx बाई dx. अब इसमें जो है यहाँ पे जो ये टर्म लिखा हुआ है इट इज माइनस Vx dVx. अब यहाँ पे Vx dVx को हम यहाँ से प्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा Vy dVy अपान dx इज इक्वल टू म्यू नॉट Q अपान 2 पाई m I इधर माइनस x इंटू Vy. तो Vy से Vy कट गया, ये मिला dVy इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट Qy अपान 2 पाई m dx इट इज 1 अपान x dx बाई x का इंटीग्रेशन. ये हो गया x नॉट से x. जब x नॉट है इस पॉइंट पे तो इधर y के लॉन्ग वेलोसिटी 0 है, y एक्सिस इधर है,
y के अलॉन्ग वेलोसिटी 0 है इस पॉइंट पे, p वाले पॉइंट पे, तो ये 0 हो गया। और जब ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे होगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितना होगा, वायर के पैरेलल होगा, इसका मतलब ये v नॉट हो गया। तो यहाँ से मिला v नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट क्यू आई अपान 2 पाई एम एल एन एक्स बाई एक्स नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस 2 पाई एम वी नॉट अपान म्यू नॉट क्यू आई। अब इसमें देखो, इसका जो इनिशियल डिस्टेंस है जहाँ से छोड़ा गया था, मान लो अगर ये डिस्टेंस a है, तो जैसे x और इस डिस्टेंस को मिनिमम डिस्टेंस का रिलेशन निकाला, एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन का यूज़ करके हम ये कह सकते हैं सिमिलरली x नॉट इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस 2 पाई एम वी नॉट अपान म्यू नॉट क्यू आई। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू a ई टू द पावर माइनस 4 पाई एम वी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट क्यू आई, दिस वन। Therefore, answer is fourth one. In the next question, three infinitely long wires with linear charge density lambda are placed along the x-axis, y-axis and z-axis respectively. Which of the following denotes an equipotential surface? तो अब इसमें देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। मान लो ये वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अगर हम इससे r डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E1 इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। तो जो पोटेंशियल हुआ माइनस E1 डॉट आर, इस फॉर्मूले से माइनस 2k लैम्डा डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन, तो माइनस 2k लैम्डा एल एन आर प्लस सी। अब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो डिस्टेंस को हम वाई जेड के टर्म में लिखेंगे, एल एन रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी, इट इज V1। अब देखो इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वायर है उसकी वजह से जो हम पोटेंशियल लिखेंगे एक्स वाई जेड पॉइंट पे, उसको ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए आ जाएगा 2k लैम्डा एल एन रूट जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा है उसमें एक्स और जेड आ जाएगा, ऐसे जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है उसके वजह से जो पोटेंशियल आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो जो पोटेंशियल आया V1 प्लस V2 प्लस V3, इनको ऐड करेंगे तो ये log A प्लस log B प्लस log C log ABC होता। उस कंसेप्ट से रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3c। अब ये वैल्यू कांस्टेंट हो उसके लिए क्या जरूरी है, इक्विपोटेंशियल के लिए ये टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस वन। तो यहाँ पे ये हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन मिल गई। अब जो हमें ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से देखो, आंसर इज थर्ड वन। In the next question, due to presence of an electromagnetic wave whose electric components is given by E is equal to 100 sin omega t minus kx Newton per coulomb, a cylinder of length 200 centimeter holds certain amount of electromagnetic energy inside it. If another cylinder of same length but half diameter than the previous one holds same amount of electromagnetic energy, the magnitude of electric field of the corresponding EM wave should be modified as। अब देखो एनर्जी दोनों में सेम है तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू जो वॉल्यूम हुआ A इंटू एल। ये तो पहले केस में हो गया। सेकंड केस में जो एम्पलीट्यूड है मान लो वो ई नॉट डैश हो गया तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट डैश का स्क्वायर, डायमीटर आधा, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया 1/4 हो गया इंटू एल।
तो यहाँ से मिलेगा ई नॉट डैश इज इक्वल टू 2E0। तो पहले इसमें 100 था, इसका मतलब अब कितना हो गया 200। Therefore answer is first one. In the next question, a particle of mass m and charge q is fastened to one end A of a massless string having equilibrium length L, whose other end is fixed at point O. The whole system is placed on a frictionless horizontal plane and is initially at rest. If uniform electric field is switched on along the direction of as shown in figure, then the speed of the particle when it crosses the x-axis is. अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा इस पॉइंट पे, तो इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट तो L हुआ और ये इसका हो गया L cos 60। तो जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा दिस इज L इंटू 1 माइनस cos 60 डिग्री। तो अगर इसमें हम देखें कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यानी W इज इक्वल टू डेल्टा के का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो QE इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ L1 माइनस cos 60 और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv² माइनस 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V आ जाएगा रूट QEL बाई M। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a hemispherical vessel is completely filled with a liquid of refractive index mu. A small coin is kept at the lowest point O of the vessel as shown in figure. The minimum value of refractive index of the liquid so that a person can see the coin from point E at the level of the vessel. अब देखो, अगर मान लो ये कहा जाए वहाँ O से जो रेज आएगी, O से जो रे इसमें जाएगी ये रिफ्रैक्ट होकर यहाँ आँख पे पड़नी चाहिए। तो देखो इसमें ये रेडियस है, मान लो ये भी रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। अगर ये नॉर्मल है तो ये 45 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री। तो यहाँ से आया 1 इंटू साइन 45 डिग्री, सॉरी म्यू इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। इस सिलसिला हमने लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू √2। Therefore answer is fourth one. In the next question, in the experiment for measurement of viscosity eta of given liquid with a ball having radius r, consider following statements. अब इसमें भी देखो पहले v का जो फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9r² रो माइनस सिग्मा g/eta। तो इसमें जो रेडियस है r² दिया हुआ, इसका मतलब ये वी आर में ग्राफ कैसा होगा पैराबोला। तो स्टेटमेंट ए तो ट्रू है। बी पार्ट में द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर गिवन लिक्विड। अब अगर आर अलग अलग होगा तो इस फॉर्मूले से देखो वी अलग अलग होगा, तो बी वाला गलत हो गया। सी में मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, सही लिखा है क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, तो सी सही है। डी में दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज टू एक्सेस द डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। अब गिवन लिक्विड में हम जो डेंसिटी है इसको हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इसी क्वेश्चन से, तो डी वाला भी करेक्ट है। इफ बॉल्स आर ड्रॉप्ड विद सम इनिशियल स्पीड द वैल्यू ऑफ ईटा विल चेंज। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो कांस्टेंट है फॉर गिवन लिक्विड, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। देयरफॉर आंसर इज ACD यानी कि सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, A double slit interference experiment performed with a light of wavelength 600 nanometer forms an interference fringe pattern on a screen with 10th bright fringe having its center at a distance of 10 mm from the central maximum. Distance of the center of the same 10th bright fringe from the central maximum when the source of light is replaced by another source of wavelength 660 नैनोमीटर वुड बी। देखो इसमें जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमा के लिए ये md लैम्डा बाई डी होता है, तो इसमें 10th वाला 10th में 10d लैम्डा बाई डी हो जाएगा पहले वाले केस में, और दूसरे वाले में जो वेवलेंथ को हमने चेंज कर दिया तो 10th की पोजीशन कैसे होगा 10d लैम्डा 2 बाई डी, इनको डिवाइड कर दो तो ये y2 बाई y1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो सेकंड केस में y2 आ जाएगा ये 660 अपॉन 600 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 11 मिलीमीटर।
तो आंसर इज 11 millimeter. In the next question, a tiny metallic rectangular sheet has length and width of 5 millimeter and 2.5 millimeter respectively, using a specially designed screw gauge which has pitch of 0.75 millimeter and 15 divisions in the circular scale. You are asked to find the area of the sheet. In this measurement, the maximum fractional error will be. सबसे पहले इसमें जो लीस्ट काउंट है ये क्या होगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स. तो पिच इसमें कितना है 0.75 मिलीमीटर डिवाइड बाई 15, दिस इज इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर. अब जो एरिया है ये लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी. दिस इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 5 प्लस 0.05 अपॉन 2.5. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3/100 आ जाएगा. इसको कंपेयर कर लेंगे हम x/100 से, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3. तो आंसर इज 3. In the next question, the moment of inertia of a solid disk rotating along its diameter is 2.5 times higher than the moment of inertia of a ring rotating in similar way. The moment of inertia of solid sphere, which has the same radius as the disk and rotating in similar way, is n times higher than the moment of inertia of the given ring. Here n is. Consider all the bodies have same mass. अगर इसमें हम डिस्क की बात करें तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने डायमीटर के अबाउट होगा 1/4 mr1². जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अपने डायमीटर के अबाउट 1/2 mr2². जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अपने डायमीटर के अबाउट 2/5 mr1². अब इसमें देखो जो I1 है ये 2.5 I2 के बराबर है, तो 1/4 mr1², 2.5 हाफ mr2². तो यहाँ से मिला r1² बाई r2² इज इक्वल टू 5. अब हमें सॉलिड स्फीयर यानी I3 और जो रिंग है यानी कि I2 इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताना है. तो 2/5 mr1² अपॉन 1/2 mr2². तो यह आ जाएगा 2/5 इंटू 1 इंटू 2 r1² अपॉन r2². r1 अपॉन r2 5 पुट करेंगे, 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4. तो आंसर इज 4. In the next question, in a measurement it is asked to find modulus of elasticity per unit torque applied on the system. The measured quantity has dimension of MALBTC. If B is equal to 3, the value of C. अब इसमें देखो जो इलास्टिसिटी अपॉन टॉर्क है, मान लो प्रोपोर्शनल टू है कि मान ली कांस्टेंट को, अब ये MALBTC दिया हुआ. अब इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो इलास्टिसिटी की डायमेंशन होता है वही जो प्रेशर का होता है यानी ML-1 T-2. टॉर्क का होता है वही जो एनर्जी का होता है ML2 T-2 इज इक्वल टू MALBTC. यहाँ से मिला M0 L-3 T0 इज इक्वल टू MALBTC. तो यहाँ से आ जाएगा C इज इक्वल टू 0. Therefore, answer is 0. In the next question, two iron solid discs of negligible thickness have radii R1 and R2 and moment of inertia I1 and I2 respectively. If R2 is equal to 2R1, the ratio of I1 and I2 would be 1/x, where x is. अब इसमें देखो जो I1 अपॉन I2 होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का 1/2 m1 r1² अपॉन 1/2 m2 r2². अब मास को अगर हम डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो इसका एरिया पाई r1² इंटू टी, वॉल्यूम हो गया टी थिकनेस है, इंटू डेंसिटी r1² डिवाइडेड बाई 1/2 पाई r2² टी इंटू रो, ये दूसरे का मास हो गया, इंटू r2². अब देखो इसमें r1 पावर 4 अपॉन r2 पावर 4, बाकी सब कट गया. क्वेश्चन दिया है R2 इज इक्वल टू 2R1.
तो R1 पावर 4 ये हो जाएगा 16, R1 पावर 4 1/16, इसको हम 1/x कह देंगे, तो x इज इक्वल टू 16।